बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के जो पास पेपर्स हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम 2017 और 2015 का कंप्लीट पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे पहले हम पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2011 का पेपर है ये डिस्कस कर रहे थे। और आज की इस वीडियो से पहले हमने इस पेपर के पहले 50 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 51 से 60 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 51 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व। हमें एक कर्व दी गई है इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर r ऑफ t इज इक्वल टू e पावर माइनस टी, 2 cos 3t, 2 sin 3t, वेयर t इज टाइम। और यहाँ पे t जो है वो टाइम है। द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज डैश। हमने इस पोजीशन वेक्टर की वेलोसिटी फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 0। सिंपल सा ये MCQ है, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ये जो पोजीशन वेक्टर गिवन है इसको हम उठा लेते हैं। ये है जी r ऑफ t इक्वल्स टू e पावर माइनस टी, 2 cos 3t एंड 2 sin 3t। अब इसको जब हम आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा e पावर माइनस टी आई प्लस 2 cos 3t j प्लस 2 sin 3t k। जो पोजीशन वेक्टर होता है जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये जो dr ओवर dt होगा दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है जी। तो इसका आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t। e पावर माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस e पावर माइनस टी आई। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। और जब एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। और चूंकि ये माइनस साइन आएगा तो ये माइनस जो है वो इस प्लस की जगह पे आ गया और ये आपका बन जाएगा साइन 3tj। सिमिलरली जब हम साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो होगा कोस और एंगल का डेरिवेटिव होगा 3। वो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6 और ये बन गया कोस 3tk। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। इसमें हम t की जगह पे क्या पुट करेंगे, अब 0, क्योंकि हमने वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 फाइंड करनी है ना। तो इस पूरे वेक्टर में t की जगह पे 0 पुट कर दें। e पावर माइनस 0 आई माइनस 6 साइन 0j प्लस 6 कोस 0k। तो e पावर 0 1 होता है, ये हो गया माइनस आई। साइन 0 क्या होता है, 0। सिमिलरली कोस 0 क्या होता है, 1। तो इसको जब हम इस रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो फिर वो क्या बनेगा, -1 0 और 6। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई है एट t इज इक्वल टू 0। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ -1 0 एंड 6। तो MCQ नंबर 51 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व। हमें एक कर्व का पोजीशन वेक्टर दिया गया था, हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी थी एट t इज इक्वल टू 0। तो वेरी सिंपल, पोजीशन वेक्टर का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो वो वेलोसिटी बन जाती है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें कि जब आप v का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये फिर आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कि हमें वेलोसिटी चाहिए थी एट t इज इक्वल टू 0, जो पोजीशन वेक्टर गिवन था उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया और डेरिवेटिव में हमने t इज इक्वल टू 0 जब पुट किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, -1 0 और 6, जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 51 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं MCQ नंबर 52 की। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द कोऑर्डिनेट सरफेसेस फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, z इज इक्वल टू z आर गिवन बाय डैश।
चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए है r इज इक्वल टू C1 एंड थीटा इज इक्वल टू C2। ऑप्शन बी है r इज इक्वल टू C1 थीटा इज इक्वल टू C2 एंड z इज इक्वल टू C3। सी ऑप्शन है r इज इक्वल टू C1 z इज इक्वल टू C3 एंड डी ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू C2 एंड z इज इक्वल टू C3। अब स्टेटमेंट में एक्चुअली वो बात कर रहा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की, कि जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो किस तरह के होंगे। यहाँ पे हम तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें होते हैं हमारे पास x, y, z। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास होते हैं जी r, थीटा और z। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इसमें हमारे पास होते हैं साई, थीटा और फाई। तो ये हमारे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब चूंकि स्टेटमेंट में वो बात कर रहा है कोऑर्डिनेट सरफेसेस फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो हमारे पास तीन तरह से होते हैं। ये भी हम देख लेते हैं। वी ऑब्टेन 3 types of coordinate surfaces in cylindrical कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें जो कि हम r, थीटा और z यूज़ करते हैं तो ये तीन तरह की सरफेसेस होती हैं। r इज इक्वल टू C1, थीटा इज इक्वल टू C2 एंड z इज इक्वल टू C3। तो इसके मुताबिक फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ r इज इक्वल टू C1, थीटा इज इक्वल टू C2 एंड z इज इक्वल टू C3। तो MCQ नंबर 52 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, द कोऑर्डिनेट सरफेसेस फॉर अ cylindrical coordinates r is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and z is equal to z are given by dash। यहाँ पे हमने तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो कि x, y, z हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो कि r, थीटा और z हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारे पास साई, थीटा और फाई हैं। अब इसके बाद देखें वो बात कर रहा है कोऑर्डिनेट सरफेसेस की। तो जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो तीन तरह के होते हैं। r इज इक्वल टू C1, थीटा इज इक्वल टू C2 और z इज इक्वल टू C3। जो कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो तीन तरह की होती हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे तीन कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ इक्वल टू r इज इक्वल टू C1, थीटा इज इक्वल टू C2 एंड z इज इक्वल टू C3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 52 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 53 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द मीट्रिक कोएफिशिएंट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर डैश, कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनके मीट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, 111, 101, 1R1 और नदर। अब इससे प्रीवियस MCQ में हम तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स पढ़ के आए हैं, कार्टेशियन, उसके बाद सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। इन्हीं तीनों के यहाँ पे अब हम मीट्रिक कोएफिशिएंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। तो मीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं बात करूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो वो होते हैं जी 1,1,1। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेंड्रिकल की, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स तो वो होते हैं जी 1, r² और 1। और तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा है? स्फेरिकल
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के जो मीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं जी आर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के जो मीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं जी 1 आर साइन थीटा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टेटमेंट में तो गिवन था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो इसकी जो मीट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो तो हैं 1 आर स्क्वायर और 1, जो कि इन ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। तो फिर इसलिए इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर डी, नेदर। तो एमसीक्यू नंबर 53 में हमारे पास उसने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के मीट्रिक कोएफिशिएंट्स पूछे थे। यहाँ पे हमने मीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स जो कि हमने इससे प्रीवियस एमसीक्यू में डिस्कस किए हैं उनके यहाँ पे देख लिए कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके मीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 1 1 1, और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है वो होता है 1 आर स्क्वायर और 1, और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनके मीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 आर और आर साइन थीटा। तो फिर इसके मुताबिक जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसके मीट्रिक कोऑर्डिनेट्स इन ऑप्शन में नहीं मौजूद, तो फिर इसलिए हम इसकी डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, विच इज़ नेदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 53 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 54 को डिस्कस करते हैं। ये टेंसर में से एमसीक्यू है। द वैल्यू ऑफ द क्वान्टिटी डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे इज़ डैश। हमने इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक्स जे 0, एक्स आई जे और एक्स आई इंटू एक्स आई। अब इसमें चूँकि ये जो सिंबल यूज़ हो रही है डेल्टा आई जे, दिस इज़ एक्चुअली क्रोंकर डेल्टा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। क्रोंकर डेल्टा, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है जी। ये जो हमारे पास डेल्टा आई जे है इसकी वैल्यू 1 होगी इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे एंड दिस इज़ इक्वल टू 0 इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे। तो फिर अब इसके मुताबिक ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है इसको हम देख लेते हैं। ये है जी डेल्टा आई जे, एक्स आई और एक्स जे। अब ये चूँकि 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे गिवन है, तो फिर अगर हम बात करें इन जनरल इसकी डायमेंशन क्या होगी? 3। तो फिर इसलिए हम यहाँ पे i इज़ इक्वल टू जे इज़ इक्वल टू 1 2 और 3। अब यहाँ पे हमने i की वेरिएशन देनी है। पहले मैं i की वेरिएशन दूंगा फिर j की। आपने गौर करना है किस तरह से। सबसे पहले मैं i की जगह पे पुट करूँगा 1, मतलब i को फिक्स कर दूंगा 1 पे। तो ये मेरे पास बनेगा डेल्टा 1j x1 xj। ठीक हो गया। अब मैं i को फिक्स करूँगा 2 पे, तो फिर क्या बनेगा? डेल्टा 2j x2 xj। सिमिलरली जब मैं i को फिक्स करूँगा 3 पे इन क्वांटिटी में, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा? डेल्टा 3j x3 और xj। ये मैंने i की वेरिएशन दे दी। अब बारी है j की। j की भी अब मैंने वेरिएशन देनी है इसी तरह से 1 2 3। ये आपने गौर करना है किस तरह से। पहले मैं अगर बात करूं सिर्फ इस हिस्से की, तो सिर्फ इस हिस्से में पहले मैं j को फिक्स करता हूं 1 पे। ये आपने गौर करना है। j को जब 1 पे फिक्स करेंगे तो ये बनेगा ये वैसे ही, और ये हो गया x1। फिर मैं j को फिक्स करता हूँ 2 पे, तो फिर क्या बनेगा? डेल्टा 1 2 x1 और x2। फिर j को फिक्स करता हूँ मैं 3 पे, तो फिर क्या बनेगा? डेल्टा 1 3 x1 और x3। ये बात क्लियर हो गई। यही प्रोसेस अब हमने इस पे रिपीट करना है। पहले मैं j को फिक्स करूँगा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। जब हम यहाँ पे 1 फिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? डेल्टा 2 1 x2 और x1। फिर उसके बाद जब हम फिक्स करेंगे 2 पे इस j को, तो ये बनेगा डेल्टा 2 2 x2 और ये x2। फिर हम j को फिक्स करेंगे 3 पे, तो क्या बनेगा? डेल्टा 2 3 x2 और x3। अब बारी है इस टर्म की। सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। पहले j को फिक्स करते हैं 1 पे, डेल्टा 3 1 x3 और x1। फिर डेल्टा 3 2 x3 और x2। फिर लास्ट पे हमारे पास जब 3 पे फिक्स करेंगे j को, तो बनेगा डेल्टा 3 3 x3 और x3। अब इनमें से वो वाले क्रोंकर डेल्टाज जिनमें i और j डिफरेंट हैं वो तो 0 हो जाएंगे ना इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो कौन कौन सी टर्म 0 होंगी? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये तमाम टर्म्स इसलिए 0 हो जाएंगी क्योंकि इनमें देखें जो क्रोंकर डेल्टा है इनमें i और j डिफरेंट हैं। बाकी कौन कौन सी बच गई हैं? 1 2 और 3।
ई में देखें डेल्टा 1 1, जब आई और जे इक्वल होगा तो ये 1 के इक्वल होगा, तो फिर यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या रह गया x1, इधर क्या रह गया x2, और इधर क्या रह गया x3, और इसको कंबाइन करके हम फिर कैसे लिखते हैं xi और xi। तो फिर इसके मुताबिक हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर डी। तो MCQ नंबर 54 में हमारे पास एक क्वांटिटी गिवन थी डेल्टा आई जे xi xj, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने क्रोंकर डेल्टा की डेफिनेशन देख ली कि जो डेल्टा आई जे है ये 1 के इक्वल होगा जब आई और जे इक्वल होंगे, और ये 0 के इक्वल होगा जब आई और जे नॉट इक्वल टू होंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो क्वांटिटी गिवन है इसमें चूंकि 3 कंपोनेंट्स हैं तो इन जनरल हम इसकी डायमेंशन लेंगे 3, मतलब आई और जे की जो वेरिएशन यहाँ पे आएगी वो होगी 1 2 3। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आई की वेरिएशन दी 1 2 और 3, फिर इन्हीं तीनों टर्म्स में जे की वेरिएशन दे के हमने इन तमाम टर्म्स को बनाया। पहले हमने इस टर्म में जे को फिक्स किया 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और यही प्रोसीजर हमने इन दोनों टर्म्स पे रिपीट किया। और उसके बाद इन तमाम टर्म्स में वो वाले क्रोंकर डेल्टास जिनमें आई और जे डिफरेंट हैं उनको 0 कर दिया और बाकी को 1, और इसके मुताबिक फिर हमारे पास ये रिजल्ट आया जिसको हम लिख सकते हैं xi जो कि इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 54 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 55 को डिस्कस करते हैं। ये भी टेंसर में से ही है। अ टेंसर ऑफ रैंक 5 इन अ स्पेस ऑफ डायमेंशंस 4 हैज़ कंपोनेंट्स डैश। अगर हमारे पास एक 5 रैंक का टेंसर है जिसकी डायमेंशन 4 है तो उसके कंपोनेंट्स कितने होंगे? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं 5, 4, 625 और 1024। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास किसी भी टेंसर के कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है। सिंपल सा ये MCQ है, फार्मूला हम देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आ टेंसर ये इक्वल होता है जी डायमेंशन रेज़ टू द पावर रैंक। अब हमारे पास जो टेंसर गिवन है उसका रैंक कितना है? 5, और डायमेंशन कितनी है? 4। तो 4 की पावर 5 को जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1024, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो MCQ नंबर 55 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी। अ टेंसर ऑफ रैंक 5 इन अ स्पेस ऑफ डायमेंशंस 4 हैज़ कंपोनेंट्स डैश, कि अगर हमारे पास एक 5 रैंक का टेंसर है जिसके 4 डायमेंशंस हैं, हमने उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने थे। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर के लिए फार्मूला है। अगर आप डायमेंशन की पावर ले लें रैंक, तो वो किसी भी टेंसर के कंपोनेंट्स की तादाद आ जाती है। तो फिर इसके मुताबिक जो हमारे पास टेंसर गिवन है उसका रैंक था 5, यहाँ पे पावर 5 आ गई और इसकी डायमेंशन कितनी थी? 4। तो 4 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1024, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 55 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं MCQ नंबर 56 की। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ वेक्टर इज सेड टू बी इरोटेशनल इफ़, कि वेक्टर किस सूरत में इरोटेशनल होगा? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। डेल F इज इक्वल टू 1, डेल डॉट F इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस F इज इक्वल टू 0 और नन। अब यही चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर किसी भी वेक्टर की डेल के साथ डॉट अगर 0 है तो वो वेक्टर सोलिनॉइडल है, और दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी वेक्टर का डेल के साथ क्रॉस मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर 0 है तो वो वेक्टर इरोटेशनल है। तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ डेल क्रॉस एफ। अब इसमें ये जो ऑप्शन नंबर ए है इस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे देखिए हमने लास्ट टाइम अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये जो डेल है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये किसके इक्वल होता है? पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी के, और यहाँ पे एफ भी कोई वेक्टर है। तो डेल और एफ चूंकि दोनों वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स के दरमियान 2 ही ऑपरेशंस हो सकते हैं, या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स है ना, और ना ही इनके दरमियान डॉट है ना ही इनके दरमियान क्रॉस है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ये जो बी ऑप्शन है दिस इज डेल डॉट एफ, और ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर डेल का किसी वेक्टर के साथ डॉट 0 है तो फिर वो वेक्टर क्या है? सोलिनॉइडल। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सोलिनॉइडल। ये जो एफ है
ये इस सूरत में सोलिनॉइडल होगा अगर इसका डेल के साथ डॉट ज़ीरो है। और ये मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर डेल का क्रॉस किसी वेक्टर के साथ ज़ीरो है, मतलब कर्ल ऑफ एफ इज़ ज़ीरो, इट मीन्स एफ इज़ इरोटेशनल। बात क्लियर हो गई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 56 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 57 की। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑफ मास 4 ग्राम्स हैविंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 32 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इज डैश। हमने रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। एक रिजिड बॉडी है जिसका मास है 4 gm और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 32 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ग्राम। अब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसके लिए हम दो रिलेशन यूज़ करते हैं। दो तरह से हम रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास गिवन है एरिया, तो फिर इस सूरत में रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला जो होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, वो हम जिस रिलेशन से फाइंड करेंगे वो है जी I इज़ इक्वल टू आर ए। यहाँ पे जो ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, ये जो I है दिस इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो R है ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है जी। और अगर हमारे पास एरिया की बजाय अगर मास गिवन है तो फिर उस सूरत में हमारा जो रिलेशन होगा वो बनेगा I इज़ इक्वल टू R, ये R स्क्वायर है, सिंपल R नहीं है, और ये भी R स्क्वायर है। तो और इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा M। यहाँ पे I वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, R रेडियस ऑफ गायरेशन, और जो M है ये अब है मास। अब हमारे पास स्टेटमेंट में जो दो बातें गिवन है वो देखिए मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। इस वजह से हम फिर ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे टू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ से चूँकि R रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये इसका स्क्वायर है, हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये R स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, I ओवर M के। यहाँ से जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा I ओवर M होल का स्क्वायर रूट। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना गिवन है 32 और ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मास, मास कितना गिवन है 4 gm और होल का स्क्वायर रूट। अब ये gm से कैंसिल हो गया, 4 1s are 4 और 4 8s are 32, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और 8 स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, और ये साथ आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। तो फिर इसके मुताबिक जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या होगा 2 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, जो कि इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो एमसीक्यू नंबर 57 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑफ मास 4 gm हैविंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 32 gm सेंटीमीटर स्क्वायर इज डैश। हमने रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना था एक ऐसी रिजिड बॉडी का जिसका मास 4 gm है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 32 gm सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के फाइंड करने के लिए दो रिलेशन पढ़े हैं। एक वो रिलेशन है जब हमारे पास एरिया गिवन हो, I इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर ए। यहाँ पे I रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, R है रेडियस ऑफ गायरेशन और A है एरिया। और दूसरा रिलेशन है जब हमारे पास मास गिवन हो। इस सूरत में फिर ये जो एरिया है ये रिप्लेस हो जाएगा मास से। अब हमारे पास स्टेटमेंट में जो सिचुएशन गिवन है उसमें देखें उसने मास दिया हुआ है, फिर इसलिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने पहले R को सेपरेट कर लिया और इसमें अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास की वैल्यू पुट करके जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखें ये दोनों आंसर्स सेम हैं लेकिन यूनिट डिफरेंट है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका यूनिट क्या आया है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें उसने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे यूनिट ग्राम भी दिया हुआ है। तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इन यूनिट्स के मुताबिक क्या आएगा सेंटीमीटर, जो कि इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 57 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 58 की।
इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी हैविंग मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड फाइंड करनी है ऑफ इनर्शिया। एक रिजिड बॉडी है जिसके मूवमेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज गिवन है हमारे पास। आई एक्स एक्स 18 यूनिट्स, आई वाई वाई 18 यूनिट्स, आई जी जी 36 यूनिट्स, आई एक्स वाई -13.5 यूनिट्स, और जो आई वाई जी और आई एक्स जी हैं ये दोनों ज़ीरो के इक्वल है। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। सिंपल सा ये एमसीक्यू है। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया को यूज़ करते हुए सिंपली ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम अपने रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया इज़, ये इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर आई एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई वाई वाई प्लस जी स्क्वायर आई जी जी प्लस 2xy आई एक्स वाई प्लस 2yz आई वाई जी, और लास्ट टर्म क्या होगी 2xz आई एक्स जी इक्वल्स टू 1। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में ये हमारे पास जो इनर्शियाज गिवन है इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, और पुट करने से हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। तो यहाँ से देखें ये जो आई एक्स एक्स है ये किसके इक्वल है, 18 यूनिट्स के। तो एक्स स्क्वायर ये आ गया 18 प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आई वाई वाई है ये भी 18 यूनिट्स के इक्वल है। उसके बाद जी स्क्वायर जो आई जी जी है ये 36 के इक्वल है, प्लस 2xy, और ये जो आई एक्स वाई है ये किसके इक्वल है, -13.5 -13.5। इसके बाद ये जो 2yz और ये जो आई वाई जी है ये किसके इक्वल है, ये देखें ये भी 0 के इक्वल है। और उसके बाद ये जो लास्ट टर्म है हमारी 2xz, इसमें जो आई एक्स जी पड़ा हुआ है देखें ये भी 0 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे भी हम 0 पुट कर देंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 18x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर। 2 को जब आप -13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -27xy। ये दोनों टर्म तो 0 हो चुकी हैं, बाकी क्या रह गया 1। अब आप गौर करें इन तीनों में से कॉमन आ रहा है 18, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और ये बाकी वैसे ही। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया आ गई है। और इसके मुताबिक देखें हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी। ये इक्वेशन ऑप्शन बी में जो इक्वेशन गिवन है इससे मैच कर रही है ना, तो ये फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो एमसीक्यू नंबर 58 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी हैविंग मूवमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। हमने बेसिकली इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी थी, जबकि हमारे पास मूवमेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो हैं ये गिवन थे। तो इस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया ले ली। ये क्या है, एक्स स्क्वायर आई एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई वाई वाई प्लस जी स्क्वायर आई जी जी प्लस 2xy आई एक्स वाई प्लस 2yz आई वाई जी प्लस 2xz आई एक्स जी इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज गिवन है इनकी वैल्यूज पुट की। आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस वी गेट 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 27xy इक्वल्स टू 1, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 58 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 59 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड हेमिस्फेयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस a अबाउट द डायमीटर ऑफ अ बेस इज डैश। हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक रिजिड हेमिस्फेयर का जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस a है, अबाउट द डायमीटर ऑफ द बेस इज डैश। यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास हैं, ma² / 5,
2ma²/5 ma²/2 और नन ऑफ दीज। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर आप इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे तो वो उस पर काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। अब चूँकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो इसलिए वो वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने प्रीवियस पेपर्स में डिस्कस किए हैं, मतलब 2015 के पेपर में और 2017 के पेपर में, जितने भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं और इनके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, इनको आप याद रख लें, क्योंकि पेपर में आपको डेरिवेशन करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है एमसीक्यू नंबर 59 में, इसकी भी हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज़ करेंगे। ये मेरे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड हेमिस्फेयर जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कितना है ए। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ma²/5। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगर आप इसकी डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसकी डेरिवेशन, इसका जो मुकम्मल प्रूफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एमसीक्यू नंबर 59 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड हेमिस्फेयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस ए अबाउट द डायमीटर ऑफ अ बेस इज डैश। हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है रिजिड हेमिस्फेयर का जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस ए है अबाउट द डायमीटर ऑफ अ बेस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, जो ये हमने डिस्कस किया है 2011 के पेपर में, और इससे पहले भी हम कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज 2017 और 2015 के पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन तमाम मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज को आपने याद रखना है, इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको याद रखना है, क्योंकि पेपर में इस पूरे की डेरिवेशन करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर इसलिए इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो बॉडी गिवन है रिजिड हेमिस्फेयर, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये फार्मूला होता है, अगर इसका मास कैपिटल एम है और रेडियस ए है तो ये होगा 2ma²/5, जो कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 59 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, विच इज़ एमसीक्यू नंबर 60। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द नेबरहुड ऑफ ज़ीरो अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी फॉर द रियल लाइन आर इज डैश। हमने ज़ीरो का नेबरहुड फाइंड करना है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी फॉर रियल नंबर। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ये इंटरवल है ओपन और यहाँ से क्लोज है -1/2 और 1/2। ये इंटरवल -1 पे ओपन है, 0 पे क्लोज है, ये 0 पे ओपन है, 1 पे क्लोज है, और ये 0 पे क्लोज है और 1/2 पे ओपन है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो नेबरहुड को डिफ़ाइन करते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड, इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि लेट्स सपोज x, टाउ एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ x जो कि इस स्पेस से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद एक सबसेट n इस स्पेस का, इसको हम नेबरहुड कहेंगे x का, कब n इज नेबरहुड ऑफ x इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट O of x such that x belongs to O and O is contained in n। तो नेबरहुड को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर x, टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास, हम एक पॉइंट उठाते हैं इस स्पेस x में से, और n कोई सबसेट है x का, ये n इस पॉइंट x का नेबरहुड होगा कब? जब हमारे पास यहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए टोपोलॉजिकल स्पेस x का, और कंडीशन क्या है कि वो पॉइंट जो हमने लिया है वो अगर इस O ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये जो O है ये n में कंटेन कर जाए। इसका मतलब ये होगा n इज़ नेबरहुड ऑफ x, और ये जो x है ये n का इंटीरियर होगा, फिर इंटीरियर पॉइंट ऑफ n।
ये बात क्लियर हो गई। अब चूंकि स्टेटमेंट में उसने हमें ये कहा है कि 0 का नेबरहुड फाइंड करें। अब ये जो हमारे पास सेट है, दिस इज एक्चुअली सबसेट, ये हमारा यहाँ पे n है। ये जो ऑप्शन हम यहाँ पे चेक करने लगे हैं ना, ये चारों समझ लें हमारे पास n गिवन है जो कि सबसेट हैं किसके, R के। अगर मैं इस n की बात करूँ तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक ओपन सेट चाहिए। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, क्योंकि इसका ओपन सेट इसको कंटेन करेगा ना इस कंडीशन के मुताबिक, तो इस A को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर ये जो मेरे पास ओपन क्लोज सेट गिवन है, इसको अगर मैं ओपन कर दूँ -1/2 से भी ओपन और 1/2 से भी ओपन, तो ये कंटेन करेगा ना इसमें -1/2 से ओपन और 1/2 से क्लोज। और यहाँ पे देखें 0 इससे बिलोंग भी कर रहा है। ये जो हमने नेबरहुड की डेफिनेशन देखी है, इसके मुताबिक nx का नेबरहुड होगा अगर यहाँ पे हमारे पास एक ओपन सेट मिल जाए। तो इसके मुताबिक फिर देखें यहाँ पे हमारे पास एक ओपन सेट ऐसा हमें मिल गया है जिससे 0 बिलोंग कर रहा है और ये इसमें कंटेन भी कर रहा है। इट मीन्स दिस इज नेबरहुड ऑफ 0। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बी ऑप्शन है, इसमें देखें अगर मैं इसको ओपन करूँ, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक ओपन सेट चाहिए। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ -1 से 0 ओपन, तो ये इसमें कंटेन तो करेगा लेकिन 0 तो इससे बिलोंग ही नहीं करता। तो अगर ये 0 इससे बिलोंग नहीं करता तो फिर ये इसका नेबरहुड भी नहीं बन सकता। इसी तरह से जो सी ऑप्शन है, इसमें भी देखें अगर आप जब इसका ओपन सेट लेंगे 0 से 1 ओपन, तो उस ओपन सेट से 0 बिलोंग ही नहीं करेगा। सिमिलरली जो डी ऑप्शन है, इसका भी जब आप ओपन सेट लेंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक, तो ये चूंकि ओपन हो जाएगा तो 0 तो इससे बिलोंग ही नहीं करना। तो फिर इसलिए इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। ये जो हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल गिवन है, दिस इज नेबरहुड ऑफ 0। तो एमसीक्यू नंबर 60 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि हमने 0 का नेबरहुड फाइंड करना था अंडर यूजुअल टोपोलॉजी फॉर रियल लाइन R। यहाँ पे हमने सबसे पहले नेबरहुड को डिफाइन किया कि अगर x, टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट उठाया है x में से, तो कोई n जो कि x का सबसेट है वो इस x का नेबरहुड होगा। कब, जब हमारे पास यहाँ पे एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करे x का कि अगर वो पॉइंट जो हमने x में से उठाया था वो इस ओपन सेट से बिलोंग करे और ये जो ओपन सेट है ये n में कंटेन करे जो कि हमने x का सबसेट लिया था। तो फिर इसके मुताबिक ये जो n है ये x का नेबरहुड होगा और x n का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो फिर इसके मुताबिक ये जो ए ऑप्शन हमारे पास गिवन थी, सबसे पहले हमने इसको चेक किया कि जब हम इसका ओपन सेट लेंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक, इसका ओपन सेट इसमें कंटेन करेगा और 0 इसके ओपन सेट से बिलोंग भी कर रहा है, तो ये नेबरहुड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया है। तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि 0 का नेबरहुड ये ओपन क्लोज इंटरवल है। बी ऑप्शन में देखें ये जो हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल गिवन है, इसका जब हम ओपन सेट लेंगे, ओपन सेट इसमें कंटेन करेगा ना, तो ये जब 0 से ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ये इसमें कंटेन तो करेगा लेकिन 0 इससे बिलोंग नहीं कर रहा। जब 0 इससे बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स दिस इज नॉट नेबरहुड ऑफ 0। और सिमिलरली जो सी और डी ऑप्शन है उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि जब हम इन दोनों के ओपन सेट इस डेफिनेशन के मुताबिक लेंगे तो 0 उनसे बिलोंग नहीं करेगा। तो जब 0 बिलोंग नहीं करेगा तो फिर ये दोनों ही 0 के नेबरहुड नहीं हो सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 60 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आज के इस लेक्चर में हमने पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स 2011 का जो पेपर है उसके एमसीक्यू नंबर 51 से 60 तक डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम एमसीक्यूज़ आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।